तो जिस मिट्टी में हमारे किसान भाई हमारे लिए फसलें उगाते हैं, वो मिट्टी खुद कैसे बनती है, उसकी पूरी साइंटिफिक प्रोसेस की जानकारी आज आपको देंगे डिटेल में। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना दोस्तों। बहुत सारे कॉपी पेस्ट करने वाले चैनल्स के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके टेक्निकल नॉलेज हिंदी चैनल के भी लाखों सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए। तो हमारे पास पत्थर हैं जो मिनरल्स से बने हैं, जो रॉक साइकिल से रिसाइकल होते हैं। पत्थर पर मौसम का असर होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग का, जिससे मिट्टी के कण बनते हैं जो मिट्टी का आधा हिस्सा है। इसके साथ साथ इस प्रोसेस में बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और टाइम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिट्टी के प्रकार की बात करें तो इसे होराइजन या लेयर के हिसाब से देखा जा सकता है। मिट्टी के पार्टिकल की साइज़ के हिसाब से मिट्टी के 3 प्रकार हैं। पहला सैंड, दूसरा सिल्ट यानी कि बारीक मिट्टी, और तीसरा क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, जिससे मिट्टी की पोरोसिटी तय होती है, जो बताता है कि प्लांट्स के रूट तक पानी कितने समय में पहुंचेगा। और फिर मिट्टी की केमिस्ट्री के हिसाब से, जैसे कि पत्थर जिससे मिट्टी बनी वो किस चीज़ से बना था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर CEC मतलब कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है। कितनी आसानी से मिट्टी इम्पोर्टेंट आयन्स को जड़ों में पहुंचा सकती है। मिट्टी का संरक्षण भी ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल इरोजन करके हम मिट्टी को बहा देते हैं। और सेलिनाइजेशन मतलब मिट्टी में नमक को बढ़ा के हम मिट्टी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये वेदरिंग ही है जो मिट्टी बनाता है। पहला है फिजिकल वेदरिंग। ये पत्थर फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। फिजिकल वेदरिंग मतलब बर्फ़ या बारिश या पेड़ों की जड़ें, गर्ज हर वो चीज़ जो पत्थर का सरफेस एरिया बढ़ाती है। और केमिकल वेदरिंग भी है। इस पत्थर पर आप ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। इस तरह केमिकल वेदरिंग भी पत्थर को कई टुकड़ों में तोड़ती है। जैसे इस ग्रेनाइट में फेल्सपार नेचुरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्ले या चिकनी मिट्टी। सॉइल मास या मिट्टी को 3 फेज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड्स में 45% मिनरल्स होते हैं जो पत्थर से आते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे जड़ें और कीड़े वगैरह 5% होते हैं। हाइड्रोस्फीयर से 25% पानी होता है और 25% हवा होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिट्टी बनाती है। तो मिट्टी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इन सभी को जोड़ती है। तो बेडरॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, लंबे समय तक उस पर मौसम का असर होता है और हमें मिट्टी के अलग अलग लेयर्स या होराइजन मिलते हैं। तो सबसे ऊपर ओ होराइजन है, जो कि ऑर्गेनिक होराइजन है, जहां बहुत सारे डेड या डाइंग मटेरियल्स होते हैं। इसके नीचे ए होराइजन है, जो हमारी टॉप सॉइल है, जो मिनरल्स और ऊपर के कुछ ऑर्गेनिक्स का बढ़िया मिश्रण है। और नीचे बी होराइजन है, जो हमारी सब सॉइल है, जिसमें ऑर्गेनिक्स नहीं मिलते, लेकिन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। और सबसे नीचे सी होराइजन है, जिसमें हमारा पेरेंट रॉक है। अब कुछ मिट्टियों में ई होराइजन भी होता है, जिसमें इलुविएशन हो रहा होता है, मतलब नीचे बहता पानी मिनरल्स को निकाल ले जाता है और सिर्फ रेत और चिकनी मिट्टी रह जाती है, जो एक सूखा लेयर है। पार्टिकल हमें बताते हैं कि हम किस टाइप की मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो अगर इस मिट्टी को देखा जाए तो इसमें कई साइज़ हैं। इसमें रेत है जो मुकाबले में बड़ी साइज़ है, फिर चिकनी मिट्टी या सिल्ट है, और फिर आती है क्ले। क्ले पार्टिकल की साइज़ मिलीमीटर के 1000वें भाग से भी कम होती है। तो इन पार्टिकल से क्या होता है? इन पार्टिकल से मिट्टी की पोरोसिटी तय होती है। तो चलो हम 3 कंटेनर लेते हैं और उन्हें आधा भरते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले से, और फिर हम उन्हें पानी से भर देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि सैंड वाला कंटेनर कुछ घंटों में खाली हो जाएगा, मतलब इसमें हाई पोरोसिटी है। सिल्ट को खाली होने में कई दिन लगेंगे और क्ले को खाली होने में बरसों लग जाएंगे। तो क्ले की वजह से पानी उन छिद्रों में बहुत मुश्किल से पहुंचेगा जहां पेड़ों की जड़ों को उसकी ज़रूरत है। तो हम पार्टिकल्स की मदद से मिट्टी को क्लासिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में लेफ्ट साइड में क्ले है 0% से 100% तक, राइट साइड पर सिल्ट है और नीचे सैंड है।
तो चार्ट के हिसाब से कोई भी मिट्टी जिसमें 50% या उससे ज़्यादा क्ले है, उस मिट्टी को हम क्ले कहेंगे, जिसमें पानी उतर नहीं सकता और ये अनाज उगाने के लिए बिल्कुल भी आदर्श जगह नहीं है। तो परफेक्ट मिट्टी क्या है? तो जहां आपको 20% क्ले और लगभग 40% तक सिल्ट और सैंड मिले, उसे लोम यानी कि दोमट मिट्टी कहते हैं, जो फसल के लिए परफेक्ट है। अब कैट आयंस एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है? ये इम्पोर्टेंट आयंस को जड़ों तक पहुंचाने की मिट्टी की एबिलिटी है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो अगर हमारे पास ज़्यादा क्ले है और ऑर्गेनिक है तो ये आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और जड़ों तक पहुंचा देंगे। सॉइल कन्वर्जेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस मिट्टी को बनने में सैकड़ों साल लगे, हम उसे बस एक रात में बर्बाद कर सकते हैं। सॉइल इरोजन में हम मिट्टी के टॉप लेयर को धो देते हैं, तो अगर आप किसान हैं तो आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे। सॉइल कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि अगर मिट्टी गीली है और आप उस पर हैवी मशीनरी चला रहे हैं तो ये उन छिद्रों को बंद कर देता है जो जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं। और सैलिनाइजेशन में मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर हमने पौधे लगाए हैं तो ये पानी को चूस लेंगे और उसमें मौजूद नमक को मिट्टी में छोड़ देंगे। नॉर्मली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बारिश होती है। बारिश का पानी फ्रेश वाटर होता है जो उन सॉल्ट्स को वापस ज़मीन में धकेल देता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सिंचाई या इरिगेशन करते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? आसमान से तो नहीं आता, वो पानी ज़मीन से आता है। मतलब उस पानी में भी सॉल्ट होता है और उसे इस्तेमाल करके हम ज़मीन में सॉल्ट लेवल बढ़ाते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस ज़मीन में कुछ भी नहीं उगा पाते। तो इसे कैसे सॉल्व करें? या तो हम फ्रेश वाटर का यूज़ करें, या फिर ऐसी फसल उगाएं जिसे सॉल्ट बर्दाश्त हो, या फिर ऐसी फसल जिसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हो, जो नमक को नीचे धकेल सके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मिट्टी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। इसे बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं और इसमें सही केमिस्ट्री और पार्टिकल साइज को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है। और ये मैप हमें दिखाता है उन एरियाज़ को जहाँ मिट्टी की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी मिट्टी का ध्यान रखें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी के अगले वीडियो में।